हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और अब आप इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया। शोषण किस तरह से किया? उसने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उन तीनों सेक्टर को बहुत ज़्यादा दूषित किया, शोषण किया हमारा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा किया हमारा। तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन आपने पढ़ चुके हैं कि उपनिवेशवाद, कॉलोनियल का मतलब होता है बच्चों उपनिवेशवाद। जब आप बुक को फॉलो करोगे हमारी वीडियो में, जब आप इस बात को समझ जाओगे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये किस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब कैसे किया इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि उसने एक तो चलाया जमींदारी सिस्टम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जमींदारी सिस्टम चलाया हमारी इकोनॉमी के अंदर। जमींदारी सिस्टम कैसे चलाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, अब पहले है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमारी स्लो थी, कम थी। प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों टोटल आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर टोटल आउटपुट कितना बना, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट हमारे फार्मर्स ने बनाया। 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट हमारे फार्मर्स ने बनाया, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी। और कितना आउटपुट बनाया वो हो गया हमारी प्रोडक्शन। तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ये हमारी इकोनॉमी के अंदर चलती रही, बहुत ही ज़्यादा कम रही हमारी इकोनॉमी के अंदर, बहुत कम रही प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का खराब होने का। दूसरा है बच्चों हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बच्चों अनिश्चितता, यानी कि जो हमारे फार्मर्स थे वो अनिश्चित थे। हमारे जो फार्मर्स थे बच्चों वो थे अनिश्चित, अनसर्टेन थे हमारे फार्मर्स। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? एक्सेसिव डिपेंड ऑन अपॉन रेनफॉल। जो हमारे फार्मर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे रेनफॉल के ऊपर। अगर बारिश होगी तो खेती होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी। तो हमारे जो फार्मर्स थे डिपेंड थे रेनफॉल के ऊपर। रेनफॉल अगर होगी तो आगे का काम चल पाएगा, और रेनफॉल अगर नहीं होगी तो आगे का काम नहीं चल पाएगा। गुड रेनफॉल इंड्यूस गुड आउटपुट। अच्छी रेनफॉल होगी तो आउटपुट अच्छा मिल गया, रेनफॉल नहीं हो पाई तो आउटपुट अच्छा नहीं मिला। तो मीन्स क्या है कि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले कोई भी मीन्स ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटी हमारे ऊपर नहीं थी, हमारे यहाँ पे नहीं थी, मीन्स ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। आज के समय में क्या है कि हमें जब भी पानी चाहता है तो घर में मोटर चला लेते हैं, फिर खेत में पानी चाहता है तो हमें ट्यूबवेल चला लेते हैं। तो जब जी चाहे हम जब पानी आ सकता है हमारे यहाँ पे। लेकिन जब उस टाइम ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी तो हमें डिपेंड थे रेनफॉल के ऊपर ही। अगर बारिश होगी तो ही हमारी प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी, और बारिश अगर नहीं होगी तो प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा है बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बहुत ही कम। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि जो भी फार्मिंग होती थी वो केवल और केवल गुजारा करने के लिए होती थी। गुजारा तो समझते हैं गुजर बसर करने के लिए, यानी कि जो भी खेती हुई, खेती से जो भी फ़ायदा हुआ हमें, उससे केवल 2 वक्त की रोटी ही मिल पाना मुश्किल था। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि फार्मिंग बहुत ही कम होती थी, गुजारा करने के लिए फार्मिंग होती थी, और जो भी फ़ायदा होता था, जो भी सरप्लस होता था वो सारा ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटिश राज के अंडर में ब्रिटिशर्स का सारा हमारा फ़ायदा था। क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स। जो भी फसलें प्रोवाइड की जाती थी वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कराई जाती थी। जो भी फसलें हमने प्रोड्यूस करी वो केवल और केवल बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए करी। क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स। जो भी हमने फसलें पैदा करी वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करी। दूसरा लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन मार्केट। लिटिल सरप्लस का मतलब होता है बच्चों बहुत ही कम फायदा। हमारे इंडियंस को बहुत ही कम फायदा होता था। फॉर सेल इन मार्केट मतलब बहुत ही कम पैसा बचता था जो मार्केट में बेच सके। मतलब पहले फार्मिंग बहुत ही कम है, और फार्मर्स क्या करते थे, उन्हें थोड़े बहुत पैसे तो चाहते ही थे, तो वे उसमें से भी थोड़ा काट के मार्केट में बेच के आते थे जिससे उन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए।
पहले उन्हें कम दिया और उतना भी नहीं दिया कि वे थोड़ा बहुत जाके मार्केट में बेच पावे, तो बहुत ही कम दिया। लिटिल सरप्लस का मतलब होता है बच्चों, जो फार्मर्स थे, जो इंडियन फार्मर्स थे, उन्हें बहुत ही कम फायदा हुआ मार्केट में बेच के, यानी बहुत ही कम उन्हें मिला। जब उन्हें कम मिलेगा तो फायदा भी कम ही होगा। लिटिल सरप्लस का मतलब होता है बहुत ही कम फायदा। कम फायदे से मतलब हो गया बच्चों कि अगर जो है आज के समय में 10-20 रुपये का फ़ायदा हो जाना, इस तरह से आप समझ सकते हो 10-20 रुपये का फ़ायदा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो उतना ही फ़ायदा होता था उनके पास, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ये तो सभी के लिए। दूसरा है बच्चों गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टाइलर ऑफ सॉइल। गल्फ का मतलब होता है दूरी बनाना। ओनर ऑफ सॉइल एंड टाइलर ऑफ सॉइल, ओनर और टाइलर, ओनर और टाइलर के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में दूरी बननी स्टार्ट हो गई थी। ओनर ऑफ द सॉइल यानी कि जो जमींदार थे, और टाइलर ऑफ द सॉइल यानी कि जो वर्कर्स थे। जमींदार और वर्कर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप बनना स्टार्ट हो गया था। जब बहुत बड़ा गैप बनेगा तो विनाश का कारण होगा। रिच गेट्स रिच एंड पुअर गेट्स पुअर, अमीर और अमीर होंगे और गरीब होंगे। तो अगर दूरी अगर कम होगी तो इक्वालिटी बढ़ेगी, और दूरी अगर बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी आएगी। तो अमीर और अमीर हो गए थे, और गरीब और अमीर और गरीब होते जा रहे थे बच्चों। तो इसमें क्या लिखा मैंने, ओनर शेयर द आउटपुट, जो भी फायदा होता था वो मालिक का होता था। मेहनत वर्कर ने करी, उससे जो भी फायदा हुआ सारा का सारा वो मालिक का है, उसने उसे कुछ नहीं दिया, केवल 2 वक्त की रोटी दी जिससे कि वो जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सकता है, केवल इतना ही दिया उसे, इससे फालतू कुछ नहीं दिया। दूसरा है इंटरेस्टिंग मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। किसमें घुसता वो, रेंटल इनकम में घुसता। अपनी ज़मीन दे दी किराए पे, और अपनी मतलब किराए पे जो ज़मीन दे दी तो ज़्यादा से ज़्यादा किराया वसूलता था उनसे। मतलब जो मतलब किसी फार्मर्स की ज़मीन ब्रिटिशर्स ने ले ली कि मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ, सॉरी नहीं बच्चों, रेंटल इनकम का मतलब क्या हो गया कि रेंट ज़्यादा लेता था। मतलब अगर कोई फार्मर आ कि भाई मुझे ज़मीन पर काम करना, कोई फार्मर है उसके पास ज़मीन नहीं है, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी मतलब जो कब्जा कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने ऐसे जमींदार जो कब्जा कर रखा था उसके ऊपर उन्हें कह दिया भाई इस ज़मीन पर काम कर ले। और जब वे काम करते थे उस ज़मीन पे तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट प्राप्त करने की कोशिश करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश राज में या ब्रिटिशर्स उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट प्राप्त करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। यानी कि जब में ज़्यादा से ज़्यादा रेंट प्राप्त करेंगे तो उन्हें क्या बचाएगा, कुछ भी नहीं बचने का। फार्मर्स को फार्मिंग करने के बाद जो भी उसने कुछ प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन करी, उससे जो फ़ायदा हुआ उसका ये मान लो 80% हिस्सा तो उन्होंने ले लिया एज ए रेंट। अगर उन्होंने 100 रुपये की प्रोडक्शन करी तो 100 रुपये में से 80 रुपये तो ले लिए ब्रिटिशर्स ने, बचे कितने 20 रुपये। अब 20 रुपये में क्या कर लेगा बेचारा, 2 वक्त की रोटी मुश्किल ही आएंगी। उस टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों, उस टाइम की। आज अब 1000 रुपये ले लीजिए आप, अगर 1000 रुपये का आउटपुट उसने कमाया रोज का तो 800 रुपये तो ब्रिटिशर्स ने ले लिए। 200 रुपये में क्या कर लेगा बेचारा, केवल रोटी ही मुश्किल खा पाएगा। तो इस तरह का शोषण बहुत ज़्यादा किया ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स का। उसके बाद बच्चे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटिंग होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड, स्मॉल एक तो छोटी, और फ्रेगमेंटेड मतलब फैली हुई, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई। जो फार्मर्स थे उनकी जो ज़मीन थी पहले कम थी, और कम होने के बावजूद भी एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा कहीं और पड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा कहीं और है। समझ में आ रहा बच्चों, जैसे कि एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा शाहपुर में है, ज़मीन का छोटा सा हिस्सा मुजफ्फरनगर में है, ज़मीन का छोटा सा हिस्सा शामली में है, ज़मीन का छोटा सा हिस्सा बुढ़ाना में है। इसका मतलब क्या होगा, छोटे छोटे हिस्से जगह जगह बट रहे। ऐसे मैंने लिखा है 1 पीस हियर एंड 1 पीस देयर, एक पीस यहाँ एक पीस वहाँ है। तो क्या कर लेगा फार्मर, अगर सारी ज़मीन एक साथ इकट्ठी हो जाती तो फ़ायदा हो जाता उसे फार्मर्स को। अगर सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी जब भी तो आउटपुट कुछ अच्छा बन पाएगा। अब यहाँ क्या खेती करेगा, जगह जगह ज़मीन पे क्या खेती कर पाएगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि ज़मीन के टुकड़े थे जगह जगह, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी हमारे फार्मर्स के लिए। ये भी शोषण हुआ। अगला है बच्चों लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर में, ब्रिटिश राज में लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलाया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलाया। लैंड रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी उनकी ज़मीन पे काम करेगा, जो भी उनकी ज़मीन पे काम करेगा उससे में ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस प्राप्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू प्राप्त करेंगे। रिवेन्यू आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, रिवेन्यू एज ए इनकम होता है जो हमारे पास पैसा आता है,
ठीक है बच्चों। रिवेन्यू आपने पढ़ा होगा, रिवेन्यू इनकम। रिवेन्यू एज इनकम ये है कि जो हमारे पास पैसा आएगा उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए आप। तो रिवेन्यू सिस्टम चलाया जमींदार ने और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करी। तो इसमें क्या लिखा होता है, यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू पॉपुलर है जमींदारी सिस्टम, यानी कि यूनिक सिस्टम था लैंड रिवेन्यू का, वो एक जमींदारी सिस्टम था। क्या समझे बच्चों आप, एक जमींदारी सिस्टम था। मतलब ये आप अगले वीडियो में आप पढ़ोगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे। थैंक यू बच्चों।